हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडियन लीगल हिस्ट्री में, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री के टाइमलाइन पे ले जाना चाहता हूँ। इससे पहले आपने तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा होगा यहाँ पे आने से पहले। आई होप कि आप लीगल हिस्ट्री में रेगुलेटिंग एक्ट या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में रेगुलेटिंग एक्ट और आपने एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा होगा। देखो, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी डिफेक्ट था वो सारा डिफेक्ट को हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट ला करके खत्म करते हैं, और कुछ जो बच जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उसको हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट ला करके डिफेक्ट को रिमूव करते हैं। बस इस आपको ध्यान रखना है, इस एक्ट को क्यों लाए थे हम लोग, रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी डिफेक्ट था उसको रिमूव करने के लिए। और ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था। और जहां पर नाम देख रहे हो ना, ये जो नाम है पिट्स, उस टाइम पे ये जो आप पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे, ये इनका नाम है विलियम पिट्स। और ये उस टाइम पे 1784 के टाइम में ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। और ये जो एक्ट आप देख रहे हो 1784 का, ये 1858 हाँ 1858 तक कंटिन्यू रहा था ये एक्ट। तो अब हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट का बैकग्राउंड को पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इस एक्ट में क्या था और इस एक्ट के आने से पहले क्या सीन था। तो उस टाइम का थोड़ा, मैंने एक मैप लगा कर रखा है, आप देखो इस मैप में तो आपको आइडिया लगेगा कि उस टाइम पे ब्रिटिश का टेरिटरी कहाँ कहाँ पे था। आप ये सब एरिया देखो, ये ब्रिटिश का टेरिटरी वाला एरिया है, ये देख रहे हो, ये ब्रिटिश टेरिटरी वाला एरिया है। आगे मैं बताऊंगा इस पे। तो यहाँ पे फिर मैंने लिख के रखा है, थोड़ा आप देख सकते हो, जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हो। इस एक्ट को, पिट्स इंडिया एक्ट को हम लोग ईस्ट इंडिया एक्ट भी बोलते थे। और ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी डिफेक्ट था उसको करेक्ट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये एक्ट पास हुआ था। देखो, अभी मैंने बताया था आपको 1858 तक ये एक्ट कंटिन्यू रहता है इंडिया में। और ये एक्ट का नाम विलियम पिट्स, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, यंगर प्राइम मिनिस्टर, उनके नाम पे ये रखा गया था। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यदि आप इस चैनल पे हो काफ़ी लंबे समय से तो आपको पता होगा मैं क्या पढ़ाता हूँ। बेसिकली मैं फ्री टाइम में लॉ स्टूडेंट के लिए यहाँ पे लेक्चर बनाता हूँ, लॉ लेक्चर। बहुत सारे सब्जेक्ट के लेक्चर अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके पढ़ सकते हो। और मैं यहाँ पे लीगल अवेयरनेस वीडियोस बनाता हूँ कॉमन पीपल्स के लिए, जिनको लॉ का ज्ञान नहीं है, लॉ का नॉलेज नहीं है, तो मैं उनके लिए यहाँ पे लीगल अवेयरनेस वीडियोस बनाता हूँ। कि जैसे मान लो कि आपके घर के आगे रास्ता है, उसको ब्लॉक कर दिया तो क्या कर सकते हो, आपका कोई पैसा उधार ले लिया तो उस केस में क्या करोगे, डिवोर्स के लिए क्या ग्राउंड होता है। इस तरह की लीगल अवेयरनेस वीडियोस मैं यहाँ पे अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हो ये चैनल। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, आप डायरेक्ट जाके जिस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो उस टॉपिक पे चले जा सकते हो। और थोड़ा मैं स्लो पढ़ाता हूँ, तो आप थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाना चाहो तो स्पीड बढ़ा लो, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, जल्दी कवर हो जाएगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, आप ना जब ऊपर में देखना 3 डॉट्स होगा यहाँ पे आपके यूट्यूब पे, वहाँ से जाकर आप पिक्सल बढ़ा लो तो आपको देखने में अच्छा लगेगा, क्वालिटीज़ बढ़ जाएगा, ज़्यादा डेटा कंज्यूम नहीं होता है स्क्रीन पे पढ़ाने से। फिर भी बढ़ा लो तो अच्छा रहेगा, देखने में आपको अच्छा लगेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप पढ़ पाओगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखो नोट्स, आपको यदि डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे लिंक है, यार ये मेरा टेलीग्राम का, आप ये डाल दो ना टेलीग्राम पे, ऐसे जाके लॉयर प्रशांत लिखना, आपको चैनल मिल जाएगा और आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। फिर आप इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, किसी भी तरह का आपको यदि कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे यहाँ इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जिनको जो प्रॉब्लम होता है मेरे से यहाँ पूछते हैं, और फॉलो कर लो, लीगल एडवाइस फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद है, प्लीज़ आप यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोग ने मुझे बोला कि सर अपना फ़ोन नंबर दो, मैं आपको कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, जो भी आपसे हो सकता है, जितना भी करना चाहो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो लीगल एडवाइस आप मेरे से ले सकते हो यदि किसी भी तरह का कोई क्वेरीज हो तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखो, ये जो एक्ट इस टाइम पे, अभी मैंने आपको जब मैप दिखाया था तो उस टाइम मैप में मैंने आपको दिखाया था कि ब्रिटिश का टेरिटरी कहाँ कहाँ पे था। तो मेन आपने देखा कि यहाँ पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर। प्रोविंशियल कहाँ कहाँ पे था, मद्रास और बॉम्बे पे। खैर ये बाद में बात आएगा, अभी यहाँ पे देखो ये एक्ट आने के बाद क्या कोई चेंज हुआ,
ट्रेड मोनोपोली में। अब इसका क्या मतलब है, आपको याद होगा, आप जब चार्टर ऑफ 1600 पढ़े होगे लीगल हिस्ट्री में या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आपने देखा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर ऑफ 1600 में क्वीन एलिजाबेथ से मोनोपोली राइट्स मिलता है। मोनोपोली का क्या मतलब है, ये ईस्ट इंडीज इसको बोलते हैं। ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने का जो मोनोपोली राइट्स है वो किसको मिल जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। इंग्लैंड के सिर्फ एक ही कंपनी को इस एरिया में ट्रेड करने का राइट्स मिलता है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 चार्टर के द्वारा। तो ये जो मोनोपोली मिला था कि इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी, ये सेम रहा था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं है, अभी भी सेम मोनोपोली ऑफ ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। तो ये ट्रेड आप यहां पर ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड में कोई चेंजेस नहीं आया पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद। कमर्शियल एक्टिविटीज अभी भी, यहां पे देखो कमर्शियल एक्टिविटीज वेयर इज आल्सो, अच्छा स्टिल लिखा गया, ये स्टिल, ये वाला स्टिल है, स्टिल मोनोपोली ऑफ द कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे कंट्रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या सीन था कंट्रोल का। अब हम लोग देखेंगे जो सर ये जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, रेड पेन, चलो ये पेन लेता हूं मैं। अब देखेंगे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करता था कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल एक्टिविटी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज। एक्ट आने के पहले ये ध्यान रखना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से पहले क्या सीन था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, उस ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को ये कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर, 24 कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर जो थे, ये लोग जो लंदन में बैठ के ये लोग कंपनी को कंट्रोल करते थे। यहां तक पिक्चर क्लियर है, पिट्स इंडिया एक्ट आने के पहले। अब आने के बाद क्या होता है, आने के बाद क्या होता है, अब इसको देख लो नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फंक्शंस है उसको हम लोग क्लासिफाइड कर देते हैं। जैसे देखो पहले आप यहां पे क्या देखे, कमर्शियल, पेन ले लो, यहां देखिए कमर्शियल प्लस पॉलिटिकल, दोनों कंट्रोल किसके अंदर है, कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर के अंदर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्या करा गया है, कमर्शियल प्लस पॉलिटिकल, कमर्शियल, यहां पर देखो पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद अब क्या किया गया, कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों को अलग कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अब कमर्शियल एक्टिविटीज को कौन देखेगा, कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज है उसको कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर 24 जो कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर होते थे वो देखेंगे। अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज को देखने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट एक पॉलिटिकल बॉडीज बनाता है, एक बॉडी बनाता है जिसका नाम था, जिसका क्या नाम था आपको ध्यान में रखना है, ये नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का फॉर्मेशन होता है, स्टैब्लिशमेंट होता है, और इसके पास पावर क्या चीज का रहता है, रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री, ये सब देखने का, ठीक है, ध्यान रखना, रेवेन्यू अफेयर, मिलिट्री, सिविल मिलिट्री अफेयर, ये सब देखने का पावर किसके पास रहता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो यहां से ध्यान रखना, दो चीज बन गया, कमर्शियल एक्टिविटीज और पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल में टोटल 6 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 6 मेंबर। देखो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था, तो इसमें जो 6 मेंबर थे, आप देखो इस 6 मेंबर में कौन होगा, तो बेसिकली देखो अब आराम से समझो, कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर कंपनी के लोग होते थे, है ना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कौन बनाया, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग होंगे ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश पार्लियामेंट से होते थे, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते थे। मान लो ये बोर्ड है तो इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इसमें चार प्रिवी काउंसिलर होंगे, प्रिवी काउंसिल के 4 मेंबर होंगे इसमें। उसके बाद एक एक्सचेकर होंगे, देखो 4 2 6 हो गया, ऐसे 6 मेंबर का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनता था। अब ये किसके द्वारा बना है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, इंडिया के में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर है और प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल है।
कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर कंपनी के जो शेयर होल्डर होते थे वो होते थे। अब बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल में कौन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग हैं ना। तो बेसिकली यहां से ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट होता है, ड्यूअल गवर्नमेंट इंडिया के लिए। एक कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर का गवर्नमेंट, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। तो इसको ध्यान रखना आप, यहां से ड्यूअल गवर्नमेंट इंडिया के लिए स्टार्ट होता है। तो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम जो है इंडिया के लिए, ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल कंपनी ये कब स्टार्ट होता है, आफ्टर द पिट्स इंडिया एक्ट। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो 4 प्रीवी काउंसिलर थे, ये भी ध्यान रखना, इसको क्राउन अपॉइंट करते थे। आई होप यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, देखो एक्ट आने के पहले आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक्ट आने के पहले ये एक्ट आने के पहले एक होते थे कोर्ट्स ऑफ प्रोप्राइटर। आपने देखा ना 24 कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर होते थे। ये 24 कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कोर्ट्स ऑफ प्रोप्राइटर होता था। लेकिन ये एक्ट आने के बाद, पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद क्या होता है, ये जो कोर्ट्स ऑफ प्रोप्राइटर थे, ये कोर्ट्स ऑफ प्रोप्राइटर को खत्म कर दिया जाता है। इसका जो राइट्स था किसको कंट्रोल करने का, कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने का जो राइट्स था कोर्ट्स ऑफ प्रोप्राइटर के पास, उसको रिमूव कर देता है पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखो पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रोविजन था रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन था पिट्स इंडिया एक्ट में, हम लोग ये देखेंगे। देखो उस टाइम गवर्नमेंट 2 लेवल पे था, आपको पता होगा। एक सेंट्रल लेवल, कहाँ था ये, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। इस पे जो गवर्नमेंट था उसको हम बोलते थे सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। जहां पे होता था, आपको याद होगा, गवर्नर एंड जनरल होता था, गवर्नर जनरल, और 2 प्रेसिडेंसी होता था, याद है ना आपको, मद्रास और बॉम्बे, वहां पे होता था गवर्नर। चलो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रोविजन था पिट्स इंडिया एक्ट में रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। तो देखो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या सीन था, उसके अकॉर्डिंग एक गवर्नर जनरल होगा, उसके अलावा गवर्नर जनरल के काउंसिल में टोटल 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे। 4 मेंबर, यहां पे देखो मान लो ये गवर्नर जनरल है और ये 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर है। यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद क्या होता है, पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद क्या होता है, ये जो 4 मेंबर है ना, इसको रिड्यूस कर दिया जाता है 3 मेंबर में। ठीक है, इसको रिड्यूस कर दिया जाता है इस एक्ट को ला करके, पिट्स इंडिया एक्ट को ला करके काउंसिल में 3 मेंबर। अब इसके पीछे का रीजन देखो, ऐसा क्यों करा गया कि 4 मेंबर से 3 मेंबर पे रिड्यूस कर दिया। ये कौन किया, पिट्स इंडिया एक्ट ला करके ऐसा किया। देख रहे हो कैसे एग्जीक्यूटिव में चेंजेस कर रहा है पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसके पीछे का रीजन क्या है 4 से 3 करना। देखो मान लो ये गवर्नर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, गवर्नर जनरल मान लो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो सपोज कर लो यहाँ पे 3 लोगों का सपोर्ट नहीं है, मान लो 3 लोगों का सपोर्ट नहीं है, तो क्या गवर्नर जनरल कोई डिसीजन ले पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, गवर्नर जनरल के पास पावर बहुत कम है, ऐसा दिख रहा है। तो पिट्स इंडिया एक्ट को हम लोग ला के क्या करते हैं, गवर्नर जनरल को पावर देने का कोशिश करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट जो आता है 1784 में, ये एक्ट ला करके हम लोग गवर्नर जनरल का पावर को इंक्रीज करते हैं। अब देखना कैसे, अब 3 मेंबर है ग्रुप में, सॉरी काउंसिल में 3 मेंबर है, और अब मान लो अब गवर्नर जनरल कोई डिसीजन लेना चाहता है, तो अब क्या होगा, ये जो 3 मेंबर हैं इसमें से मान लो 2 मेंबर गवर्नर जनरल के सपोर्ट में है, तो ऐसे ही रूल हो गया, आराम से इनका बन जाएगा। या फिर मान लो 2 लोग अपोज में है, फिर भी 2 वोट हो गया, एक गवर्नर और एक गवर्नर जनरल, और गवर्नर के पास क्या है, वीटो पावर है। तो ऑब्वियसली यहां पे अब क्या होगा, जो भी डिसीजंस गवर्नर जनरल लेना चाहेगा वो डिसीजंस गवर्नर जनरल आराम से ले सकता है। तो ये चेंजेस हुआ है पिट्स इंडिया एक्ट के लाने के बाद। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सेम इसी तरह से पिट्स इंडिया एक्ट लाने के बाद, ये तो आपने देखा सेंट्रल लेवल पे, अब आप देखो प्रोविंशियल लेवल पे क्या होता है। जो 2 प्रेसिडेंसी टाउन था, मद्रास और बॉम्बे, यहां भी सेम इसी तरह से, यहां याद करो क्या होता था, सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर और उसके काउंसिल, यहां भी 4 मेंबर होता था, तो उसको क्या करा गया, यहां भी रिड्यूस करके 3 मेंबर, सेम उसी तरह से यहां पे रिड्यूस कर दिया गया, और यहां फिर गवर्नर को वीटो पावर दे दिया गया।
ठीक है, ये दो मान लो अपोज भी करेंगे तो गवर्नर एक हो गया और एक मेंबर हो गया दो, और एक वीटो पावर है गवर्नर के पास, तो डिसीजंस आराम से गवर्नर ले लेगा। आई होप यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और आप देखो ये जो दोनों प्रेसिडेंसी था बॉम्बे और मद्रास, इन दोनों को जो भी ये लोग रूल्स रेगुलेशन बनाते थे इनको कॉपी भेजना पड़ता था कलकत्ता में जो गवर्नर और काउंसिल था उसके पास, बॉम्बे और मद्रास दोनों को। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक प्रोविजन था इस एक्ट में। इसके अलावा भी कुछ प्रोविजन थे, ये भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। और ये एक्ट क्या डायरेक्ट करता है कि ये एक्ट ऐसा बोला कि थोड़ा सा स्टाफ में रिडक्शन कर दो, जिसकी वजह से खर्च थोड़ा सा कम हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये एक्ट 1784 ये बोलता है। उसके बाद क्या बोलता है, जो लोग इंडिया में, देखो ब्रिटिश जो इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टाफ जो यहाँ पे क्राइम कमिट करते थे या फिर किसी भी तरह का अपराध करते थे, ऑफेंस करते थे, तो उसको क्या करा जाता था, उसको ट्रायल के लिए इंग्लैंड ले जाता था, इंग्लैंड लेके जाया जाता था इंडिया से। तो इंग्लैंड में क्या करा गया, एक कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट होता है, स्पेशल कोर्ट का, किसके अकॉर्डिंग, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग एक स्पेशल कोर्ट बनता है जिसमें कि 3 मेंबर, 3 जज और 6 मेंबर और 4 पीयर्स। ये जो 6 मेंबर्स थे ये हाउस ऑफ कॉमन के होंगे। ठीक है, कुछ नहीं है। और कुछ इस एक्ट का ड्रॉबैक देते, सबसे मेन ड्रॉबैक क्या था ना कि कोई पावर में क्लियरिटी नहीं था। समझ रहे हो, गवर्नमेंट अथॉरिटी का क्या पावर है, और यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, देयर वॉज नो क्लियरिटी ऑन द बाउंड्रीज। ठीक है, कंपनी पावर एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, इजी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और आपने अभी देखा, जस्ट देखा कि गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल को कौन कौन यहाँ पे, जैसे मान लो ये सपोज करो गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इसको किसका किसका बात सुनना होता था। एक तो अब कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर हो गया, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल हो गया, तो दोनों का बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल ये हो गया मान लो ब्रिटिश क्राउन, और ये हो गया कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर, ये हो गया मान लो आपको ईस्ट इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों का बात सुनना पड़ता था गवर्नर जनरल को, जिसकी वजह से कोई क्लियर बहुत प्रॉब्लम हो रहा था इसकी वजह से। ठीक है, कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट्स ऑफ सॉरी बोर्ड्स, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, कंफ्यूज नहीं तो मुंह से गलती से निकल गया, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल और कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर, शायद मैंने सही बोला था, जो भी बोला देख लो यार। तो बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल और कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, इसके इन दोनों के बीच का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ भी कोई क्लियर बाउंड्री नहीं था, तो इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो ये सब कुछ ड्रॉबैक था इस एक्ट का, और यहाँ ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्रोविज़न इंपॉर्टेंट था इस एक्ट में, वहाँ से क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट देखो आप, ये एक्ट में बेसिकली अमेंड, यहाँ में देख 1784 के एक्ट में अमेंड करने के लिए हम लोग एक एक्ट, छोटा सा एक्ट लाते हैं, एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, ये छोटू सा एक्ट लाया जाता है। इस एक्ट को ला करके हम लोग क्या करते हैं, गवर्नर जनरल को हम लोग कमांडर इन चीफ भी बना देते हैं। दोनों का वर्किंग, दोनों का पावर दे दिया जाता है गवर्नर एंड जनरल को। इस एक्ट के आने के बाद कॉर्नवालिस जो थे ये फर्स्ट इफेक्टिव रूलर बने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, किसके अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर के अंदर। इसी तरह की और लीगल हिस्ट्री, लॉ लेक्चर्स, लॉ सब्जेक्ट पे लेक्चर आपको यदि चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और किसी भी तरह का आपको यदि प्रॉब्लम है, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप यहाँ पे जाके मेरे से पूछ सकते हो। यहाँ ऑलमोस्ट 10,000 लोग जुड़ चुके हैं। किसी भी तरह का आपको इश्यू हो तो आप मेरे से यहाँ पे पूछो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। और आपको लीगल एडवाइस चाहिए अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हो। किसी भी तरह की लीगल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से, और डेली रील्स के लिए, शॉर्ट्स के लिए भी आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ तक देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।